गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आज हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2 ऑन द बेस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। तो मैं प्रॉब्लम में क्या करना है, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, दोस आर इन द इक्वेशन। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन आपको दिए हुए है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तीन इक्वेशन का जो सिस्टम है, which has यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने कंडीशन पढ़ के रखी है, तो रैंक ऑफ a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ c होना चाहिए, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू n। n इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां पे कितने हैं, x y एंड z, और नथिंग बट थ्री वेरिएबल्स, पे 3 के बराबर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन मिलना चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है रैंक ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ c, मतलब रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ c सेम नहीं होनी चाहिए। और थर्ड वाला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपके पास कंडीशन होती है रैंक ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ c, बट ये दोनों लेस देन होने चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3। तो 3 से कम होना चाहिए, तो 1 या फिर 2 हो सकती है, बट हम 2 के लिए प्रूव करेंगे, राइट। तो रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ c 2 होनी चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज 3। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां पे कितने हैं, 3 है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल्स टू b, और ax इक्वल्स टू b मतलब क्या, एक मैट्रिक्स इक्वेशन होता है, a इज द मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स में जो यहाँ पे आएंगे आपके कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z, तो x y z के कोएफिशिएंट्स आपके a मैट्रिक्स में आएंगे, तो 2 3 एंड 5 आर नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x y z इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो इसका इस मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला रो बनाएंगे। देन 7 3 -2 एंड देन 2 3 और लैम्डा, 2 3 एंड फिर लैम्डा, ये आपका मैट्रिक्स A बन गया। मैट्रिक्स X जो होता है दैट इज नथिंग बट मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स या फिर मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कौन से, यहाँ पे x y एंड z, तो यहाँ पे एंट्री जाएगी आपकी x y और z, और दैट इज इक्वल्स टू जो आपकी कांस्टेंट टर्म है b, मैट्रिक्स B इज नथिंग बट द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, जो ये राइट हैंड साइड में इक्वल टू की साइड में साइन इक्वल टू के बाद, दैट इज 9 8 एंड 9, है ना। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ से ये वाला मैट्रिक्स कहलाएगा A मैट्रिक्स, और दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट द B मैट्रिक्स। इसमें से हम बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय C। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय C, और C इज नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स A एंड B। C मैट्रिक्स जो होता है वो कंपोजिशन होता है मैट्रिक्स A एंड B का। तो C मैट्रिक्स आपका किस तरीके से आ जाएगा, चलो A मैट्रिक्स पहले आएगा उसमें, दैट इज 2 3 5, then 7 3 -2, उसके बाद आएगा 2 3 और लैम्डा, उसके बाद आएगा 2 3 और लैम्डा, फिर यहाँ पे डबल डॉट्स आएंगे, और फिर B मैट्रिक्स इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर 9 8 एंड 9 8 एंड। अभी इस मैट्रिक्स को हम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय द रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग दिस एलिमेंट 2 इज द डायगोनल एलिमेंट, उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 बनाने पड़ेंगे। 2 3 और लैम्डा आर नथिंग बट द डायगोनल एलिमेंट, और इनके नीचे के जो तीन एलिमेंट्स है 7 2 और 3 को 0 बनाना पड़ेगा, तो इस मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे, और ये जो R2 में यूज करेंगे, दैट इज R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अगर नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे 7 बनाना पड़ेगा, 7 को अगर 0 बनाए तो -7 चाहिए, और यहाँ पे 2 कैंसिल करना है, तो डिवाइड बाय 2 into 2, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये कैसे आएगा, 7 कम्स फ्रॉम व्हाट, R2 minus 7/2, एंड दैट इज दिस 2 कम्स फ्रॉम R1। तो एक आप ट्रांसफॉर्मेशन R2 में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, जैसे R2 में ट्रांसफॉर्मेशन, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 हो जाएगा, -7 into R1, और 7 उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से R2 को मल्टीप्लाई कर दियो, 7 से R1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैं अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज 2R2 -7 R1, ठीक है। ओके, उसके बाद R3 में 2 है, 2 को 0 बनाना विद द हेल्प ऑफ दिस 2, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा है, वहां पे R3 में जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, द ट्रांसफॉर्मेशन इन द R3
इज R3 माइनस R1। R3 में से R1 माइनस कर देंगे तो आपका जो ये वाला 2 भी 0 हो जाएगा। चलिए C विल बी इक्विवेलेंट टू, और पहले रो में नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहला रो जैसे के वैसे। दूसरे रो में क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 16। फिर माइनस करना है आपको 7 इंटू R1, तो R1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 5 35 और 7 इंटू 9 63। सो सॉल्व करेंगे 0 आएगा, ये -15 आ जाएगा, दिस इज -39 एंड दिस इज व्हाट -47। ठीक है, तो ये आपके आंसर आएंगे। तो ये जो आपके आंसर्स आए दोज आर नथिंग बट द रो 2, दैट इज 0 -6 0 -15, फिर कितना है -39 डबल डॉट -47। R3 में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सिंपली आपको R3 माइनस R1 करना है, 2 - 2 0 हो जाएगा, 3 - 3 अगेन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा -5 एंड यहाँ पे लास्ट में जो आएगा, लास्ट में क्या आएगा आपका म्यू -9। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बाय द ओनली वन ट्रांसफॉर्मेशन कि आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, तीनों एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। अभी हम कंडीशंस डिफाइन करेंगे। तो आपको पता होगा जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये वाला मैट्रिक्स जहां पे डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, या फिर इसी को इक्लोन फॉर्म बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इक्लोन फॉर्म। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो दैट विल बिकम द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दो तरीके के मैट्रिक्स है, एक तो मैट्रिक्स सी है, मैट्रिक्स सी मतलब कंप्लीट मैट्रिक्स। तो हमने जो पढ़ा था यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी के फॉर्म में लिखा, तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी हमें कंपेयर करनी पड़ेगी। रैंक ऑफ सी मतलब कंप्लीट मैट्रिक्स की रैंक, और रैंक ऑफ ए की अगर मैं बात करूंगा तो अगर मैंने ए वाला बी वाला मैट्रिक्स छुपा दिया तो ये मैट्रिक्स बचता है। सिमिलरली यहाँ पे ए वाला मैट्रिक्स छुपा दिया, बी वाला मैट्रिक्स क्लास कॉलम, तो आपका ए मैट्रिक्स बच जाएगा और वी कैन फाइंड द रैंक ऑफ ए आल्सो। तो पहला आपको चाहिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन, पहला क्या चाहिए आपको, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है आपके पास, दैट इज रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू n, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल, दैट इज 3। तो रैंक ऑफ ए 3 आनी चाहिए। तो रैंक ऑफ ए अगर 3 आनी चाहिए तो लास्ट रो इसमें कितने रो, 3 रो है, तो 1 2 तो नॉन जीरो रो है, तीसरी रो भी क्या हो जानी चाहिए, नॉन जीरो। और इसमें ये दो एलिमेंट तो जीरो है, तो नॉन जीरो कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट तो चाहिए नॉन जीरो रो होने के लिए। मैट्रिक्स ए की बात कर रहा हूं, तो लैम्डा -5 जीरो अगर होगा तो ये जीरो रो हो जाएगी। तो लैम्डा -5 नॉन जीरो होना चाहिए, तब जाके आपकी रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो लैम्डा -5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड रो भी नॉन जीरो बन जाएगी, 3 रो नॉन जीरो बन के, तो रैंक ऑफ ए इज गोइंग टू बी 3। यहाँ से आप लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल नॉट इक्वल टू 5, लैम्डा 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका रैंक ऑफ ए इज गोइंग टू बी 3। ओके, व्हाट कैन वी से अबाउट दिस म्यू, म्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं देखिए अगेन, अगर ये रैंक ऑफ ए 3 होगी मतलब ये नॉन जीरो एलिमेंट हो गया, तो अगर इसको आपने जीरो भी बना दिया, इसको आपने अगर जीरो भी बना दिया तो भी इस रो में ये नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और सी की रैंक मतलब क्या, पूरा सी मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे थर्ड रो तो ऑलरेडी नॉन जीरो बन चुकी है जब आपने ये यहाँ पे लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 5 लिख दिया, राइट। तो म्यू की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जीरो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो म्यू कैन टेक एनी वैल्यूज, म्यू कैन टेक एनी वैल्यूज। तो इससे रैंक ऑफ सी आज जो आ जाएगा कंप्लीट मैट्रिक्स का रैंक, जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो 3। तो यहाँ से आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी एंड दैट इज इक्वल्स टू 3, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आपके इस वाले क्वेश्चन में आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने हैं, 3। ये देखिए x y एंड z 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। वही तो हमें चाहिए था, दे वर आस्किंग अबाउट इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो लैम्डा क्या किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, और म्यू कुछ भी हो सकता है, तब जाके रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएगा और यूनिक कंडीशन वाली
कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए यूनिक सॉल्यूशन वाली। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, इस वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं ताकि हमें यहाँ पे दो केसेस सॉल्व करना है। ओके, अभी देखिए दूसरा है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन के लिए थोड़ी देर पहले हमने कंडीशन देखा हुआ था दैट रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ सी के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे कितने रो है, 3 रो है, तो मैक्सिमम दोनों की रैंक कितनी हो सकती है, 3। तो कम से कम किसी की तो रैंक कम करनी पड़ेगी, एक की 2 और दूसरे की 3, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ए की रैंक को अगर आपने इसको 3 बना दिया, ए की रैंक को भी यहाँ पे 3 बनाया था, तो सी की भी रैंक 3 हो जाएगी थी, राइट। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको 0 बनाएंगे, अगर लैम्डा माइनस 5 0 बन गया तो थर्ड रो फॉर द ए मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी 0, और नॉन जीरो रो कितने बचेंगे, एक और दो ही नॉन जीरो रो बचेंगे, क्योंकि थर्ड रो 0 बन जाएंगी, राइट। तो लैम्डा माइनस 5 शुड बी इक्वल्स टू 0। लैम्डा माइनस 5 0 बनना चाहिए, मतलब क्या, लैम्डा इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। इस केस में रैंक ऑफ ए इज गोइंग टू बी व्हाट, रैंक ऑफ ए इज गोइंग टू बी 2, क्योंकि ये थर्ड वाली रो फॉर द ए मैट्रिक्स 0 बन जाएगी और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बस 2 बचेंगे। ओके, उसके बाद अगर ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो कंप्लीट ऑलरेडी इसको 0 बना दिया हमने, तो कंप्लीट रो 0 बन जाएगी, और सी की रैंक भी 2 बन जाएगी। और आपको 2 रैंक चाहिए कि सी की, नहीं, सी की ज्यादा रैंक चाहिए, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, नॉन जीरो। तो म्यू माइनस 9 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, मतलब म्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 9। म्यू 9 नहीं हो सकता, 9 के अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी, बट 9 अगर हो गया तो ये 0 हो जाएगा, उसके रैंक ऑफ सी भी 2 आ जाएगी, जो हमें चाहिए नहीं। तो इस केस में जब नॉन जीरो होगा, मतलब ये जब नॉन जीरो होगा, तो थर्ड रो नॉन जीरो हो जाएगी, और ऑलरेडी ऊपर की 2 रो नॉन जीरो है, मतलब टोटल 3 नॉन जीरो रो, मतलब रैंक ऑफ सी कितना हो जाएगा, 3। तो यहां से हम बोल सकते हैं रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, हेंस वी विल गेट द नो सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे इस केस में नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा इक्वल टू 5 चाहिए और म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 9, ये कंडीशन होगी। थर्ड वाला, लास्ट वाला करते हैं कि हमें चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या क्या चाहिए हमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बट दैट शुड बी इक्वल्स टू लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3, तो 3 से कितना होना चाहिए, कम, मतलब 2 होना चाहिए। और अगर 2 रैंक बनानी पड़ेगी तो इसको और इसको तो 0 बनाना पड़ेगा, तब जाके, अगर इसकी एक ही रैंक 2 बनानी है तो लैम्डा माइनस 5 क्या करना पड़ेगा, 0। तो लैम्डा माइनस 5 शुड बी इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, तब जाके रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू जब 5 रहेगा तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 2। ओके, अगर ये 0 बन गया तो ए की रैंक 2 होगी, बट सी की भी रैंक हमें कितनी चाहिए, 2 ही चाहिए, तो इसको भी 0 बनाना पड़ेगा, मतलब म्यू माइनस 9 आल्सो इक्वल्स टू 0। तो म्यू इक्वल्स टू भी 9 होना चाहिए, तब जाके आपकी रैंक ऑफ सी कितनी हो जाएगी, 2। मतलब यहाँ पे आप कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी है, दैट इज इक्वल्स टू 2, बट दैट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और यही आपकी कंडीशन होती है फॉर गेटिंग अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। तो फॉर गेटिंग अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन म्यू लैम्डा इक्वल्स टू 5 होना चाहिए एंड म्यू इक्वल्स टू 9 होना चाहिए। तो दैट्स हाउ वी इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक माय वीडियो। आल्सो जिन आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे जिनको इस वीडियो की नीड होगी, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू दोस। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।